हेलो स्टूडेंट्स, सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट द मोनो हाइब्रिड क्रॉस और मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था. होप यू हैव डन दैट, प्रैक्टिस दैट. ठीक है, तो आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्क ऑफ मेंडल, जहां पे मेंडल ने दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए. ठीक है, सो द टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो मेंडल ने यूज किए, दोज आर seed shape and seed color. ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट पीसम सटाइवम की ही बात होगी, मटर की बात ही होगी यहाँ पे. तो जो सीड शेप है, जैसे मैंने बताया था आपको प्रीवियसली, इट इज स्मूथ लाइक दिस और इट कैन बी लाइक दिस. सो दिस इज राउंड and this is wrinkled, and the seed color is yellow and green. ठीक है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स कौन से यहाँ पे? तो आपको प्रीवियस लेक्चर में तो मैंने बताया था जिसका अकरेंस ज्यादा हो तो डोमिनेंट है, बट मैं यहाँ पे पहले से लिख देता हूं. द डोमिनेंट कैरेक्टर्स आर, दिस इज डोमिनेंट, दिस इज रिसेसिव. दिस आर डोमिनेंट, ये दोनों डोमिनेंट और ये रिसेसिव है. यहाँ पे दो कैरेक्टर्स की बात हो रही है, सीड शेप एंड सीड कलर की, इसीलिए दिस इज टर्म्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस. क्या कहा जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाएगा. अब अल्फाबेट्स क्या यूज करेंगे? जीनोटाइप के लिए अल्फाबेट चूज करने मैंने आपको बताया था कि जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर होगा उसके अल्फाबेट्स यूज किए जाएंगे, और रिसेसिव के लिए डोमिनेंट वाले कैरेक्टर्स के अल्फाबेट स्मॉल लेटर्स भी यूज किए जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? तो फॉर दिस द डोमिनेंट इज आर, तो अल्फाबेट कौन सा यूज करेंगे? सो इट इज गोइंग टू बी कैपिटल आर, कैपिटल आर. और ये वीक कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर है, तो इसके लिए अल्फाबेट कौन सा यूज करेंगे? स्मॉल आर, स्मॉल आर. सो दैट इज कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, स्मॉल आर. और सीड कलर के लिए जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो है येलो, तो अल्फाबेट कौन सा यूज करेंगे? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई. और ग्रीन के लिए कौन सा अल्फाबेट यूज करेंगे? स्मॉल वाई, स्मॉल वाई. ठीक है, तो ये अपन ने जीनोटाइप रेडी कर दिया. ठीक है, दिस इज होमोजाइगस, 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 होमोजाइगस कंडीशन. ठीक है, सो नाउ लेट्स पुट डाउन द पेरेंटल क्रॉस. फर्स्ट जो क्रॉस रहता है वो पेरेंट्स के बीच में होता है, तो पेरेंटल क्रॉस की बात करते हैं. पेरेंटल क्रॉस में हमेशा क्या होना चाहिए? प्योर ब्रीड्स होनी चाहिए, होमोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टेक विच प्लांट्स? राउंड एंड येलो को क्रॉस करेंगे. किसके साथ क्रॉस करना है? विथ रिंकल्ड एंड ग्रीन. ये तो मैंने फिनोटाइप लिख दिया. जीनोटाइप कैसे लिखेंगे? सो जीनोटाइप इज गोइंग टू बी आर आर वाई वाई, और इसका जीनोटाइप रहेगा आर आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई. दिस इज द जीनोटाइप. ठीक है, आप देख रहे हो ये दोनों होमोजाइगस है, ये दोनों होमोजाइगस है, ये दोनोों होमोजाइगस है, ये दोनों होमोजाइगस है. मतलब क्या हो गया? दिस आर प्योर ब्रीड्स, होमोजाइगस कंडीशन है. सो पेरेंटल क्रॉस जब होगा तो F1 जनरेशन निकलेगी. सो F1 जनरेशन बनने से पहले ऑब्वियसली गैमेट्स बनेंगे. तो जैसे यहाँ पे कितने 4 क्रोमोसोम्स अवेलेबल में दिखा रहा हूं, तो जब गैमेट्स बनेंगे तो उनमें सिर्फ 2 क्रोमोसोम जाएंगे. तो जो गैमेट यहाँ पे बनेगा, द गैमेट वुड बी कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई. ठीक है, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, और मर्ज होके क्या बनेगा? दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एंड this is the outcome what we would obtain in the F1 generation.
दिस इज F1 जनरेशन और ये क्या है, दिस आर द गैमेट्स। सो F1 जनरेशन में ये तो जीनोटाइप आ गया, फिनोटाइप क्या होगा? सो फिनोटाइप आप देखें तो देखो ये दोनों में से पावरफुल कौन है? कैपिटल आर पावरफुल है और कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करता है? राउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो F1 जनरेशन में जो सीड शेप होगा वो क्या होगा? राउंड होगा। दूसरे दो अल्फाबेट्स अगर आप देखो दैट इज कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, तो इसमें से पावरफुल कौन सा है, डोमिनेंट कौन सा है? कैपिटल वाई। कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट करता है? येलो को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो F1 जनरेशन में न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा वो नए प्लांट्स के पास कौन सा कैरेक्टर होगा? इट वुड हैव राउंड सीड एंड द सीड इज गोइंग टू बी येलो कलर्ड। राउंड सीड विच इज येलो कलर्ड। ठीक है, फिर F1 जनरेशन में अपन क्या कराते हैं? वी डू दिस सेल्फ क्रॉस, इसको सेल्फ क्रॉस कराते हैं। तो सेम चीज मैं यहां बाजू में लिख देता हूं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल। ठीक है, ये सेम मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। अब क्या होगा? अब यहां से गैमेट्स बनेंगे। फर्स्ट यू हैव टू टॉक विद गैमेट्स। तो यार गैमेट्स क्या बन सकते हैं? तो यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, तो यहां पे मैंने ये एक गैमेट दिखाया, यहां पे एक गैमेट दिखाया, बट ये होमोजाइगस कंडीशन में थे, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। कैपिटल आर भी है, स्मॉल आर भी है, कैपिटल वाई भी है, स्मॉल वाई भी है। यहाँ पे सिर्फ कैपिटल आर था, सिर्फ कैपिटल वाई था। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई चारों 4 अवेलेबल है। तो जो गैमेट्स बनेंगे वो गैमेट्स भी 4 टाइप के बनेंगे। किस तरीके से? देखो, द गैमेट कैन हैव capital R and capital Y together. It can have capital R या फिर small y together, or it can have capital R, sorry small r capital Y together and small r small y together. ठीक है, इस तरीके से 4 गैमेट बनने के चांसेस हैं यहाँ पे। इसके अलावा और कोई गैमेट नहीं बनेगा। These are 4 gametes. Capital R with capital Y, capital R with small y, small r with capital Y and small r with small y. ठीक है, the same goes for this one, क्योंकि सेम जीनोटाइप है तो इसके भी 4 गैमेट्स बनेंगे। मैं मेंशन कर देता हूं, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। दिस आर द 4 टाइप्स अवेलेबल। ठीक है, अब इनको आपको क्रॉस कराना पड़ेगा, इन गैमेट्स को मर्ज करना पड़ेगा। So to do it in a proper way, we use a method known as the Punnett square. एक स्क्वायर बनाऊंगा मैं। F1 जनरेशन के बाद की बात कर रहे हैं, F2 जनरेशन के बात कर रहे हैं, तो एक स्क्वायर बनाऊंगा मैं। और उस स्क्वायर में दैट स्क्वायर इज टर्म्ड एज द Punnett स्क्वायर। क्या कहा जाता है स्क्वायर को? अच्छे से आप समझ पाओगे कौन सा गैमेट किससे मर्ज हो रहा है। ठीक है, इसलिए विल ड्रॉ अ Punnett स्क्वायर। कितने गैमेट से? 4 गैमेट से। 1 1 2 1 2 3 ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल प्लेस द गैमेट्स फर्स्ट। तो अपन को गैमेट्स कौन कौन से अवेलेबल है? सो देयर इज कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई small r capital Y small r small y. Then there is capital R capital Y, same है ना, capital R small y and small r capital Y and small r small y. ठीक है, सो सेल्फ क्रॉस करना है तो अब आपको सिंपली इनको एक दूसरे के साथ मर्ज कर देना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए गैमेट्स मैंने क्यों इस तरीके से मेंशन करे, क्योंकि आप सेल्फ क्रॉस कर रहे हो तो इसलिए गैमेट सेम रहने वाले। सो नाउ व्हेन वी सेल्फ क्रॉस इसको इससे, so what is the genotype available now? So the genotype is going to be
capital R, capital R, capital Y for this one. This both are merged. ठीक है, अब इसको इसके साथ मर्ज करूं तो कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y. ठीक है, ये जीनोटाइप ऑब्टेन हो रहा है. अभी इसको इसके साथ मर्ज करके देखते हैं. सो कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल y. आप देखो, चेक करते जाओ. देन देयर इज कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y. ठीक है, आप इसको रट्टा नहीं मार सकते हो. दिस इज ऑल आपको सॉल्व ही करना है. देन कैपिटल R, स्मॉल r एंड स्मॉल y. ये सब मैं क्या लिख रहा हूँ? जीनोटाइप लिख रहा हूँ, फिनोटाइप नहीं लिखा अभी मैंने. So there is capital R, small r, capital Y, capital Y, capital R, small r, capital Y, small y, small r, capital Y, and there is small r, capital Y, small y. Check this out. ठीक है, इसकी बात करते हैं. मैं फिर से रिमाइंडर देता हूं. दिस इज a dihybrid cross we are talking about. This R, small r, capital Y, small y, R, small r, small y, small y, small r, capital Y, and small r, small y. तो ये पूरा जीनोटाइप ऑब्टेन हो गया आपको. ये जितना भी मैंने ग्रीन में लिखा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग F2 जनरेशन. ठीक है, और ये अपन ने कौन से मेथड के थ्रू सॉल्व किया? पनेट स्क्वायर. ठीक है, अब ये जो जीनोटाइप है, इस जीनोटाइप में व्हाट इज द फिनोटाइप? क्या क्या एक्सप्रेशन आने वाले हैं F2 जनरेशन के प्लांट्स में? तो जनरेशंस तो अगर चेक करें तो आपको देखना है कि यार दिस इज R एंड कैपिटल Y. तो यहाँ पे भी कैपिटल वाला अल्फाबेट आ जाएगा, मतलब कैरेक्टर तो वही आने वाला है. तो यहाँ पे R रिप्रेजेंट करता है राउंड को और Y रिप्रेजेंट करता है येलो को. मतलब जो प्लांट आएगा विद द जीनोटाइप कैपिटल R, कैपिटल Y, उसका सीड राउंड होगा और उसके सीड का कलर येलो होगा. अगर यहाँ मैं बात करूं तो यहाँ पे होगा राउंड, एक कैपिटल Y आ गया, मतलब बात हो गई येलो. यहाँ पे कैपिटल R है और दोनों कैपिटल Y है, तो दिस इज गोइंग टू बी राउंड एंड येलो, क्योंकि कैपिटल Y अवेलेबल है. कैपिटल R, कैपिटल Y अवेलेबल है, मतलब मैं सीधा लिख दूंगा राउंड येलो. यहाँ पे कैपिटल R है, कैपिटल Y है, सो दिस इज ऑल्सो राउंड एंड येलो. यहाँ पे कैपिटल R है, यहाँ पे स्मॉल y, और दोनों स्मॉल y है, दोनों. ऐसा नहीं कि एक कैपिटल Y एक स्मॉल y है. अगर एक कैपिटल Y होता, जैसे वाले केस में आप देख रहे हो कैपिटल Y एक स्मॉल y है, तो कैरेक्टर कौन सा आता? येलो आता. बट यहाँ पे दोनों स्मॉल y है, मतलब कौन सा कैरेक्टर आएगा, कौन सा कलर आएगा? ग्रीन. सो दिस इज द वन विच इज ग्रीन, राउंड ग्रीन. ठीक है, यहाँ पे कैपिटल R है, मतलब राउंड तो पक्का, और कैपिटल Y है मतलब येलो आ गया. यहां पे कैपिटल R है और दो स्मॉल y है, मतलब यहां पे आ जाएगा राउंड एंड ग्रीन. ठीक है, बिकॉज y रिप्रेजेंट्स ग्रीन और दो स्मॉल y है, तो दोनों वीक वाले साथ में आ जाएंगे, तो आपको ग्रीन वाला मिल जाएगा. ठीक है, फिर क्या यहाँ पे कैपिटल R, कैपिटल Y, so this is also round and yellow. Capital R, capital Y, so this is also round yellow. Okay, now here we have two small r. तो स्मॉल r किसको रिप्रेजेंट करता है? रिंकल्ड को रिप्रेजेंट करता है, और वो भी दो है, मतलब दिस इज गोइंग टू बी रिंकल्ड
और क्या है, कैपिटल वाई है मतलब येलो. सो दिस प्लांट पोजेसेस अ सीड विच इज रिंकल्ड एंड द कलर ऑफ द सीड इज येलो. यहां पे वी हैव स्मॉल आर इज फॉर रिंकल्ड, ठीक है, एंड वी हैव अ कैपिटल वाई दैट इज फॉर येलो. सो रिंकल्ड येलो. यहां पे क्या आएगा, 1 2. सो दिस इज कैपिटल. सो R is round and we have yellow. Capital R and 2 small y. So round and wrinkled. Because 2 small y together would be able to express themselves. तो wrinkled वाला कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पे 2 small r है, so this becomes what? This becomes, this is y is for green, small y is for green, ठीक है. यहाँ पे 2 small r है, so this is r is what? wrinkled. और एक कैपिटल y आ गया, मतलब this is yellow, ठीक है. 2 small r मतलब, और 2 small y मतलब कौन सा कलर आ गया, ग्रीन, ठीक है. तो ये जो मैंने ब्लू में लिखा है दैट इज व्हाट, दैट इज द फिनोटाइप. और जो मैंने ग्रीन में लिखा है वो क्या है, वो जीनोटाइप है. तो अगर यहां पे देखा जाए, अगर आपको पूछा जाता है कि यार यहां पे कितने राउंड येलो है, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ देम आर राउंड येलो इन द F2 जनरेशन, how many are round yellow, how many are round green, how many are यहां पे लिखता हूं, how many are round yellow, how many are round green, how many are wrinkled yellow, and how many are wrinkled green. अगर ये F2 जनरेशन में चेक किया जाए, ये जो पुनेट स्क्वायर अपन ने बनाया है उसमें अगर आप चेक करो तो व्हाट डू वी गेट, राउंड येलो कितने हैं. सो दिस इज राउंड येलो, दिस इज राउंड येलो, this is round yellow, this is round yellow, round yellow, round yellow, round yellow, round yellow, round yellow, round yellow. So we have a total of 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 of the F2 generation are round yellow, ठीक है. round green कितने हैं, so this is round green, this is round green, this is round green. So 3 of them are round green. How many are wrinkled yellow? So this is wrinkled yellow, this is wrinkled yellow, and this is wrinkled yellow. So 3 of them are wrinkled yellow. Add wrinkled green. This is wrinkled green, that is 1. So what ratio do we have? We have 9:3:3:1 ratio for the F2 generation. That means 9 total कितना हुआ? Total is, this is how much? 7 plus 9, that is 16 outcomes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So out of 16 members of F2 generation, 9 are round yellow, 3 are round green, 3 are wrinkled yellow, and 1 is wrinkled green. ठीक है. अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है. ये कैरेक्टर्स अगर आप देखो, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, हम सॉरी रिंकल्ड येलो, ये कैरेक्टर्स पेरेंट के पास प्रेजेंट थे क्या? आपके पेरेंट के पास कौन सा कैरेक्टर था? पेरेंट वाज राउंड येलो एंड पेरेंट वाज रिंकल्ड ग्रीन. दिस वाज द पेरेंट. बट यहां पे 2 नए कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन हुआ है, राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड एंड येलो, व्हिच वाज नॉट फाउंड इन दी. ये जो कॉम्बिनेशन था ये पेरेंट के पास नहीं था, सिर्फ बच्चों के पास देखने को मिल रहा है. सो हाउ इज दिस कैरेक्टर कमिंग? ओके, ये जो 2 नए कैरेक्टर बने,
सो ये जो दो नए कैरेक्टर है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग चेंज, दे आर रिप्रेजेंटिंग अ न्यू टाइप दैट इज नोन एज वेरिएशन। ये वाला जो पूरा पोर्शन है राउंड ग्रीन and wrinkled yellow, these characters were not present with the mixed characters were not present with the parents. The parents were either round yellow or either wrinkled green. But in the F2 generation, what we obtain is we obtain two new characters, two new mixtures of characters, that is round green and wrinkled yellow. So these are the outcome, or this is representing what? This is representing variation. And who is responsible for variation? So मैं यहाँ पे लिखूंगा there is one important thing responsible for variation, that is exchange. I need to rub this down actually now. ठीक है, so I hope this is clear. This is the Punnett square और F2 जनरेशन का भी आपका रेशियो आ गया। आपने अर्लियर वाला जब किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपका क्या रेशियो आया था? द रेशियो वाज 3:1। यहाँ पे क्या रेशियो है? 9:3:3:1। और ये कौन सा क्रॉस है? दिस इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे दो कैरेक्टर्स की बात करी है। कौन से दो कैरेक्टर्स? सीड कलर एंड सीड शेप। सीड कलर एंड सीड शेप के बारे में बात करी, ठीक है। सो नाउ आई टॉक अबाउट दिस टू। तो अब अच्छे से इसे लिख लेना। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं उसके बाद जो आपको खुद से करना होगा। Okay, so out of the 16, 9 are round yellow, 3 are round green, 3 are wrinkled yellow, and 1 is wrinkled green. Now, these two are different from the parents. The combination is different from the parent, so we term it as variation. These two are showing variation. They are looking different from the parent because the combinations are different. So what is responsible for variation? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स बनने वाले टाइम पे जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाता है? मियोसिस कहा जाता है या फिर रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में एक स्टेप आता है जिसे कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। क्या कहा जाता है उस स्टेप को? क्रॉसिंग ओवर, जहां पे जीन्स आर शफल्ड। जीन्स को क्या किया जाता है? शफल किया जाता है। आप पत्ते खेलते हो तो पत्तों को शफल करते हो, सो दैट द चांसेस ऑफ सेम कार्ड्स टुगेदर रिड्यूसेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, जब पत्तों को शफल किया जाता है एंड जीन्स आर शफल्ड, और जब जीन्स शफल किए जाते हैं तो क्या होता है? दिस रिजल्ट्स इन वैरायटी। दिस रिजल्ट्स इन वैरायटी। आपने देखा ये दो पेरेंट थे, दिस इज अ पेरेंटल कैरेक्टर, दिस इज अ पेरेंटल कैरेक्टर, बट अभी आप देखो जीन शफल हो गया तो रिंकल्ड वाला कैरेक्टर यहाँ से आया, याले पेरेंट से आया, और येलो वाला कैरेक्टर यहाँ से आया। मतलब लिटरली यहाँ पे क्या हो रहा है? शफलिंग हो रही है। राउंड वाला कैरेक्टर याले पेरेंट से आया और ग्रीन वाला कैरेक्टर याले पेरेंट से आया। So because of shuffling, because of crossing over, there is variation, there is variety being formed, and this is what is happening with us. जब अपनी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, सो पेरेंट के पास से जो जीन्स आ रहे हैं, मदर के पास से जो जीन्स आ रहे हैं, वो क्या होके आ रहे हैं? वो शफल होके आ रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन वी शो वेरिएशन। We do not look exactly like the parents. We have some different characters. Okay, apart from the parents, we have the mixture of both of them. ठीक है, simple and easy. So this is variation. Now so we have gone through the monohybrid cross, we have gone through the dihybrid cross,
ठीक है, और आपको पता चल गया किस तरीके से जीन्स पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ द गैमेट्स। जब गैमेट्स पास ऑन किए जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट टू द किड्स, ओके, तो जीन्स भी उसके साथ ट्रैवल करते हैं, ठीक है, और अपना एक्सप्रेशन देते हैं। नाउ और हमेशा जो जीन्स हो गया, वन ऑफ द जीन्स इज गोइंग टू बी डोमिनेंट एंड अनदर ऑफ द जीन इज गोइंग टू बी रेसेसिव। वन ऑफ द जीन इज गोइंग टू बी डोमिनेंट, अनदर इज गोइंग टू बी रेसेसिव। फॉर एग्जांपल, फादर के पास डोमिनेंट जीन है और मदर के पास रेसेसिव जीन है, ठीक है। तो जब ये दोनों जीन्स बच्चे में आएंगे तो एक्सप्रेशन किसका होगा? जो डोमिनेंट जीन है उसका एक्सप्रेशन होगा ना। अगर मदर के पास कोई डोमिनेंट जीन है, फादर के पास कोई रेसेसिव जीन है, तो बच्चे के अंदर जो जीन एक्सप्रेस करेगा कौन सा होगा? मदर का जो डोमिनेंट है, ठीक है। इज इट क्लियर? सो डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस करेंगे। दूसरी जो चीज आपको देखने को मिलती है वेरिएशन। वेरिएशन मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर थिंग दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर बात करें, दैट इज जेंडर डिटर्मिनेशन। इट कैन बी टर्म्ड एज जेंडर डिटर्मिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया, मेल एंड फीमेल की अगर अपन बात करते हैं, तो जो मेल है, वी हैव कितने क्रोमोसोम्स की मैंने बात करी थी? 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। उसमें से 22 पेयर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऑटोजोम्स को, जो आपकी बॉडी के बेसिक कैरेक्टर्स देंगे। और जो लास्ट 23rd पेयर है वो आपका जेंडर डिसाइड करता है। सो फॉर द मेल इट इज गोइंग टू बी XY and for the female it is going to be XX. For the males it is going to be XY and for the females it is going to be XX. So जब gametes बनते टाइम क्या होगा? The number is going to reduce. जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, if there are 46 क्रोमोसोम, तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम आएंगे गैमेट्स में? जो स्पर्म बनेंगे, अब स्पर्म जो बनेंगे वो दो टाइप के बनेंगे। क्यों दो टाइप के? क्योंकि यहाँ पे X है और यहाँ पे Y है। मतलब वन ऑफ द स्पर्म इज गोइंग टू रिसीव द X क्रोमोसोम एंड द अनदर स्पर्म इज गोइंग टू रिसीव द Y क्रोमोसोम। ऐसा नहीं है कि एक ही स्पर्म के पास दोनों XY दोनों चले जाएंगे। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्लियर है? सो X क्रोमोसोम और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम है, मतलब द स्पर्म वुड कंटेन और द एग वुड कंटेन अ टोटल ऑफ 23 क्रोमोसोम्स। एग के पास भी कितने हो गए? एग के पास भी 23 क्रोमोसोम के, बट इट वुड कंटेन ओनली X, क्योंकि यहाँ पे दोनों X है, यहाँ पे X और Y है। तो एक ही टाइप के X का फॉर्मेशन होगा हमेशा, and the egg would always contain the X chromosome. While when you talk about a sperm, two types of sperms are going to be formed. One is going to be X, another is going to be Y. ठीक है? अब जब बेबी बनेगा तो बेबी बनते टाइम क्या होगा? So बेबी बनते टाइम either of this sperm can fertilize it. That means there's a chance कि X वाला sperm egg को fertilize कर सकता है। तो अगर X वाले sperm ने egg को fertilize किया, अगर X वाले स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया, तो this X and this X are together. When the two eggs come together, they would result in the formation of a girl child. This is going to represent a female. ठीक है? बट अगर ये वाला स्पर्म ज्यादा जल्दी चला गया और इसने इस एग को फर्टिलाइज कर दिया, तो क्या होगा? वन ऑफ द एक्स इज विद द एग इटसेल्फ, ये Y आ जाएगा इसके पास, तो जो जाइगोट बनेगा, द जाइगोट इज गोइंग टू डेवलप इनटू अ मेल। ठीक है? मतलब स्पर्म के पास 23, इसके पास 23, तो 23 प्लस 23 कितना हो जाएगा? सो दिस इज गोइंग टू कम बैक टू द नॉर्मल नंबर, दैट इज 46। तो जब भी बेबी होता है, सो देयर इज ऑलवेज अ 50% चांस
कि बेबी गर्ल होगा या फिर देयर इज अ 50% चांस कि बेबी बॉय होगा, ठीक है। इट्स नॉट ऑलवेज 100% चांस कि बेबी गर्ल ही होगा या बेबी बॉय होगा, देयर इज ऑलवेज अ 50% चांस, ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन सा स्पर्म पहले एग के पास पहुंचेगा। अगर एक्स वाला स्पर्म पहले एग के पास पहुंचेगा तो जो बेबी बनेगा दैट इज गोइंग टू बी अ बेबी गर्ल, और अगर वाई वाला स्पर्म पहले एक्स के पास पहुंचेगा तो जो बेबी बनेगा दैट इज गोइंग टू बी अ बेबी बॉय। सो दिस इज हाउ अ जेंडर इज डिटरमिन्ड इन हायर ऑर्गेनिजम्स। जो डेवलप्ड, अपनी बात कर सकते हैं, जेंडर और द सेक्स इज डिटरमिन्ड in higher organism, ठीक है। But if you talk about some of the other organism, let's say if I talk about the crocodile and the lizard, अगर मैं crocodile और lizard की बात करता हूं या फिर मैं turtles की बात करता हूं तो उनके केस में ये पैटर्न फॉलो नहीं होता है। उनके केस में टेम्परेचर एक रोल प्ले करता है। टेम्परेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द केस ऑफ crocodile, lizards and turtle। किस तरीके से, लेट्स सी। अगर जो एग बना है, द फर्टिलाइज्ड एग, if the fertilized egg is incubated, if the fertilized egg is incubated at high temperatures, काफी टेम्परेचर गर्म है और फर्टिलाइज्ड एग का गर्म टेम्परेचर पे, या फिर दिस इज द केस ऑफ क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड, ठीक है। सो क्रोकोडाइल और लिजार्ड के केस में अगर क्रोकोडाइल एक ऐसी जगह पे अंडे देता है जहां का टेम्परेचर काफी हाई है, तो जो बेबीज बनेंगे, ये एग के फर्टिलाइज्ड एग में से जो बेबी बाहर आएंगे, those babies are going to be male. This will lead to the formation of a male crocodile. But अगर जो crocodile या lizard है उनने अंडे दिए और वो जो टेम्परेचर उस पर्टिकुलर जगह का, वो टेम्परेचर अगर लो है, the temperature in that particular area is low, so this fertilized egg would result in the formation of a female. This fertilized egg would result in the formation of the female. तो आप देखो यहाँ पे टेम्परेचर क्या कर रहा है, जेंडर को डिसाइड कर रहा है। अपने केस में टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, बट इन द क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड टेम्परेचर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। अगर क्रोकोडाइल या लिजार्ड ऐसी जगह पे अंडे देती है जहाँ पे टेम्परेचर काफी हाई है, तो वो अंडों में से जो बेबीज निकलेंगे, दोज बेबीज आर गोइंग टू बी मेल। अगर ऐसी जगह पे अंडे दिए हैं जहाँ पे टेम्परेचर काफी कम है, तो जो बेबीज बाहर आएंगे दोज आर गोइंग टू बी फीमेल। बट इन केस ऑफ टर्टल इट इज डिफरेंट। अगर टर्टल की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट टर्टल, तो टर्टल के केस में जो फर्टिलाइज्ड एग है, ये फर्टिलाइज्ड एग, अगर टर्टल ने एग्स दिए और जो पर्टिकुलर एरिया है वहां पे टेम्परेचर काफी हाई है, तो हाई टेम्परेचर वाली जगह में अगर अंडे दिए हैं, सो दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू अ फीमेल। द एग्स में से जो बेबीज बाहर आएंगे, दोज बेबीज आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ फीमेल, ठीक है। और अगर फर्टिलाइज्ड एग है और जो एरिया है जहां पे उन फर्टिलाइज्ड एग को रखा गया है, इंक्यूबेशन आप बोलते हो, इंक्यूबेशन अगर लो टेम्परेचर में हो रहा है, in case of a turtle, तो it would result in the एग में से मेल टर्टल्स बाहर आएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देयर इज अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ जेंडर डिटर्मिनेशन। ह्यूमंस वाली बात मैंने कर ली, 50-50% चांसेस मेल एंड फीमेल का, बट यानी कि इसमें द चांसेस ऑफ मेल एंड फीमेल डिपेंड्स ऑन द इंक्यूबेशन टेम्परेचर, आप बोल सकते हो। It depends on the incubation temperature. अगर incubation
हाई टेम्परेचर में है तो मेल, इन केस ऑफ क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड, and in case of turtle it's going to be female, and if the incubation is at low temperature, so in the case of the turtle it's going to be male, but in the case of the crocodile and lizard it's going to be a female. So we have a different pattern of gender determination in different organisms. Okay, now ये तो बात करी मैंने जेंडर डिटर्मिनेशन की। अब एक और टॉपिक में लेता हूं, दैट इज एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट्स। एक्वायर्ड या फिर इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, नाउ इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स वी रिसीव फ्रॉम द पेरेंट्स, दैट इज लेट्स से द स्किन कलर आपको आपके पेरेंट्स से मिल सकता है, हाइट आपको अपने पेरेंट्स से मिल सकती है। सो द कैरेक्टर्स विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स और फ्रॉम द एंसेस्टर्स, दोज कैरेक्टर्स आर टर्म्ड एज द इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। सो मैं मेंशन करूंगा यहां पे ट्रेट्स which are inherited from ancestors are known as inherited traits या कैरेक्टर। और इन चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? सो जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल। कौन रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के लिए? जीन्स रिस्पॉन्सिबल। दिस कैरेक्टर्स आर माई इनबिल्ट कैरेक्टर्स। मैं लिख देता हूं दिस आर इनबिल्ट कैरेक्टर्स। ठीक है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की बात क्या होती है? यहां पे एग्जांपल लिख लेते हैं। लेट्स से दी स्किन कलर हो गया, हाइट हो गई, बाल का पैटर्न हो गया, कर्ली हेयर्स है या सिल्की हेयर्स है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। द जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बट व्हेन यू टॉक अबाउट एन एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? आपने कोई चीज सीखी है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टैटू करा लिया तो टैटू इज एन एक्वायर्ड कैरेक्टर। टैटू इज नॉट इन योर जीन्स, आपने करवाया है। लेट्स से आपने डांसिंग सीखी, तो ये जो कैरेक्टर, ये कौन सा कैरेक्टर हो गया? ये कैरेक्टर आपने एक्वायर किया है। ये कैरेक्टर आपके पास था नहीं, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ट्रेट्स which develop through practice during the lifetime. During lifetime, this is termed as the acquired character. आपने डांसिंग सीखी है, आपका इनबिल्ट डांसिंग नहीं था, आपने बॉडी बनाई है, आपने मसल्स ग्रो किए, तो आपने मसल ग्रो किया, दैट मीन्स यू हैव एक्वायर्ड इट। इट इज नॉट अ इनहेरिटेड कैरेक्टर। इफ यू आर अ बॉडी बिल्डर, आपके बच्चे बॉडी बिल्डर पैदा नहीं होने वाले। इफ यू आर अ सिंगर, आपके बच्चे सिंगर पैदा नहीं होने वाले। इफ यू आर अ डॉक्टर, आपके बच्चे डॉक्टर पैदा नहीं होने वाले। दे हैव टू एक्वायर दैट कैरेक्टर, दे हैव टू लर्न हाउ टू सिंग, दे हैव टू गो टू द जिम एंड एक्सरसाइज, दे हैव टू डू द MBBS टू बिकम अ डॉक्टर। तो ये जो कैरेक्टर्स है, traits which are developed, which develop through practice during the course of life, those are termed as acquired characters. उन्हें क्या कहा जाता है? acquired characters कहा जाता है। and genes are not responsible for it. Genes are not responsible for it. लिख दूं मैं?
जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया, इनहेरिटेड के लिए क्या चाहिए, इनहेरिटेड के लिए चाहिए देयर इज जीन्स, बट यहाँ पे क्या है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी क्योंकि ये कैरेक्टर्स को आप एक्वायर कर रहे हो, ठीक है। और एक और चीज अपन क्या लिख सकते हैं, आर दे गोइंग टू बी पास्ड ऑन, नो, दे आर नॉट इनहेरिटेड। तो इनहेरिट हो रहे हैं ना ट्रेड्स विच आर इनहेरिटेड बट दे आर नॉट इनहेरिटेड, simple and easy. So traits is developed through practice during the lifetime, those are termed as acquired character. You can take any of the characters which you have learned, which you have gained knowledge उसके बारे में. For example, अगर आप 10th standard में टॉप करते हो, that doesn't mean when your kid comes in the 10th standard वो 10th में टॉप करेगा, उसको पढ़ना तो पड़ेगा ना, he has to learn things. तो ये जो कैरेक्टर आपने डेवलप किया है, आपका नॉलेज अच्छा है, आपकी बॉडी अच्छी है, आप अच्छे स्विमर हो, आप अच्छे डांसर हो, तो दिस आर ऑल दी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. अगर आपके बाल, फॉर एग्जांपल यू हैव कर्ली हेड्स, और आप उन कर्ली हेड्स को आप स्ट्रेट करा देते हो, जैसे आपको पता है सचिन तेंदुलकर की आप बात करो तो सचिन तेंदुलकर यूज्ड टू हैव कर्ली हेड्स, बट उनने क्या करा दिया, अपने बाल को स्ट्रेट करा दिया. बट इन दी ऑफस्प्रिंग तो कौन से हेड्स आने वाले, उसके जो बेबीज हो गए उनमें जो हेड्स कौन से होने वाले, दोस आर गोइंग टू बी कर्ली हेड्स, because that is a inbuilt character. For example, अगर there is a mouse और आप माउस की टेल कट कर रहे हो, आपने माउस की टेल कट कर दी, तो जो बेबीज हो गए माउस के, उनके पास टेल होगी या नहीं होगी, they are going to have the tail because tail is a inherited character, it's an inbuilt character, genes are responsible for it. ठीक है. एक्वायर्ड कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, अगर आपने माउस को पिंक कलर कर दिया तो जो उसके बेबीज होने वाले हैं उनका कलर पिंक होने वाला है क्या, नहीं, दे आर गोइंग टू बी ऑफ द सेम कलर जो पेरेंट माउस था. पिंक कलर आपने किया, इट्स एन एक्वायर्ड कैरेक्टर. सो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट कैरीड फॉरवर्ड बट द इनहेरिटेड कैरेक्टर्स आर कैरीड फॉरवर्ड. ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो आज के लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट द डायहाइब्रिड क्रॉस, वी हैव टॉक्ड अबाउट द जेंडर डिटर्मिनेशन एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट द एक्वायर्ड एंड द इनहेरिटेड ट्रेट्स. ठीक है. सी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे बार आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो, कमर्शियल्स देखते हो, तो आपने देखा होगा कि बॉर्नविटा से आपकी बोन्स मजबूत हो रही है, या फिर आपकी हाइट बढ़ रही है, या फिर फेयर एंड लवली लगाने से आप गोरे हो जाओगे. दिस इज ऑल नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज genes are responsible for your character. If there is a gene in my DNA which is going to give me dark skin, ठीक है, तो मेरी स्किन डार्क ही रहने वाली, मैं कोई भी क्रीम लगा लूँ. जो फेयर एंड लवली का चैलेंज आता है, इतने 90 डेज का चैलेंज या कोई भी डे का चैलेंज, वो साउथ अफ्रीका में तो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा बिकॉज एवरीबडी इन दी अफ्रीकन कंट्रीज आर गोइंग टू बी डार्क. व्हाई डार्क? बिकॉज देयर जीन इज मेकिंग देम डार्क. सो नो क्रीम, nothing is going to work on the skin. ठीक है. सो यू आर वॉट योर जीन्स आर. आपके जीन्स आपको कैरेक्टर दे रहे. ठीक है. अगर आपको कोई बोलता है कि यार ये दवाई खाओगे तो दवाई खाने से आपका दिमाग चलने लगेगा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. योर ब्रेन इज ऑल्सो लिंक्ड विद योर जीन्स, योर स्मार्टनेस इज ऑल्सो लिंक्ड विद योर जीन्स. ठीक है. सो इफ यू हैव जीन्स फॉर स्मार्टनेस, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बिकम स्मार्ट. बट इफ यू डू नॉट हैव जीन्स फॉर स्मार्टनेस, okay, if your parents do not have those genes, you are not going to inherit it. ठीक है. if your parents are tall, okay, so but obviously you are going to be tall, but if you do not have that gene, you are not going to be tall. आप कितने भी पुल अप्स कर लो, आप कितने भी साइकिलिंग कर लो, अगर आपके पास जीन्स नहीं है तो आप टॉल नहीं हो पाओगे. आप कितना भी कॉम्प्लेन पी लो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. इट्स ऑल अबाउट योर जीनोटाइप. इज इट क्लियर? ठीक है. So I'll keep this much for the lecture. In the next lecture, we'll move ahead and we'll talk about more details regarding the chapter. Thank you so much.